एक घर जिसके अंदर से पिछले कई दिनों से एक कुत्ता लगातार रो रहा था। न वो कुछ खा रहा था, न पी रहा था। बस एक बंद कमरे के फर्श को देख-देख कर आँसू बहा रहा था। पुलिस आती है, दरवाज़ा खुलवाती है और जब उस फर्श की खुदाई शुरू होती है तो जो सच बाहर निकलता है उसे देखकर खुद पुलिस वालों के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। एक बेटा, 3 लाशें और 50 लाख का वो खौफनाक लालच जिसके ने एक हँसते-खेलते परिवार को कब्रिस्तान बना दिया। आखिर क्या थी वो तीसरी कहानी जिसने इस केस को पूरी तरह से पलट दिया? चलिए जानते हैं आज की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में। नमस्कार, मैं हूँ अमित कुमार। पुलिस की एक टीम, एक मजिस्ट्रेट और कुछ मजदूर उस घर के ठीक सामने खड़े थे। घर के अंदर से उस कुत्ते की रोने की आवाज़ें आ रही थी। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई अनजान घर में घुसे तो कुत्ता भौंकता है, विरोध करता है। लेकिन इस कुत्ते ने बिल्कुल भी भौंका नहीं, वह बस लगातार जो है रो रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि इस कुत्ते को बाहर निकाल दो, लेकिन जब एक अधिकारी ने उसको टोकते हुए कहा कि इसको यहीं रहने दो, यह बहुत परेशान है। बाद जो उनके साथ एक लड़का आया था, वह पुलिस और मजिस्ट्रेट को एक कमरे के अंदर ले जाता है और एक फर्श के खास जगह की तरफ इशारा करता है। वहाँ कुत्ते के लिए खाने-पीने की चीज़ें रखी थी, लेकिन उस वफ़ादार बेज़ुबान ने न तो पानी को छुआ था, न ही कुछ खाया-पिया था। वह बस अपने मालिक की याद में रो रहा था। जैसे ही मज़दूरों ने वहाँ खुदाई शुरू की, अचानक आवाज़ आई, "साहब, यहाँ कुछ दिखने लगा है।" बहुत सँभल कर खुदाई की गई तो पता चला कि फर्श के नीचे एक खड्डे में 3 लाशें दफ़न थी। ये लाशें उस कुत्ते के मालिक और उसकी मालकिन और एक 17 साल की बेटी की थी। अब सवाल ये है कि कत्ल के वक़्त यह कुत्ता भौंका क्यों? आखिर क्या वजह थी इस कहानी की? चलिए जानते हैं। यह कहानी 24 साल के एक लड़के की है जिसका नाम अक्षय कुमार होता है। अक्षय कुमार कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु के तिलक नगर थाने में जाता है। वह बुरी तरह से हाफ रहा था और बहुत परेशान था। वह रोते-रोते पुलिस को अपने माता-पिता और बहन के गायब होने की बात कहता है। वह कहता है कि साहब, यहीं पर एक जयदेव हॉस्पिटल है। मेरे परिवार के कुछ लोग वहाँ इलाज कराने के लिए गए थे, लेकिन जब मैं उन्हें वहाँ ढूँढने पहुँचा तो उनका कोई सुराग नहीं मिला। जब हॉस्पिटल पहुँचता है और वहाँ जाकर पूछता है क्या क्या इस नाम के लोग यहाँ आए थे? उसके पिता का नाम विषमराज है, जिनकी उम्र लगभग 52 साल है। माँ का नाम जयलक्ष्मी उर्फ जयम्मा है, जिसकी उम्र लगभग 50 साल है और एक 17 साल की बहन है जिसका नाम अमृता है। वह हॉस्पिटल के अंदर तीनों के बारे में बारी-बारी से जो है पूछताछ करता है, लेकिन वहाँ पर कोई खबर नहीं मिलती। वे कहते हैं कि इस नाम का कोई भी मरीज़ पूरे जनवरी 2026 में यहाँ आया ही नहीं। इन तीनों के नामों का कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। वह कहते हैं कि आपको शायद कोई गलतफ़हमी हुई है। लड़का कहता है कि जब घर से माता-पिता और बहनें चले थे तो उन्होंने कहा था कि वे इसी जयदेव हॉस्पिटल में जा रहे हैं। जब हॉस्पिटल से उन्हें कोई राहत नहीं मिलती तो वह नज़दीक पुलिस स्टेशन यानी तिलक नगर जाता है और वहां जाने के बाद उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। रिपोर्ट दर्ज की जा रही थी तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम एक पत्थर लिख कर दे दो और उसमें जो है सभी का नंबर लिख देना। यहाँ लड़के से एक थोड़ी सी गलती हुई थी या फिर उनसे उसने जानबूझ के ऐसा किया था। उसने जो था उनमें में 4 नंबर में से सॉरी 3 नंबर के साथ-साथ अपना खुद का नंबर भी लिख दिया था। जब ये नंबर लिखवाए गए तो उन नंबरों को जो है सभी को सर्विलांस पे लगाया गया। सर्विलांस पे लगाने के साथ-साथ जो उनकी सीडीआर भी निकाली जानी थी। सीडीआर से उन्हें यह पता लगाने की कोशिश की जानी थी कि आखिरकार उनकी जो है किस-किस से बातचीत चल रही थी। आखिरी बार उनकी जो है किससे बातचीत हुई और कौन-कौन उनके संपर्क में था। साथ ही उनकी लोकेशन से यह पता चलता है कि क्या वाक़ई वो हॉस्पिटल गए भी थे या नहीं। पुलिस ने इन तमाम बारीकियों को पता लगाने की कोशिश की। लेकिन सर्विलांस पर चारों ही नंबर लग जाते हैं। उन चारों में से एक नंबर जो है अक्षय कुमार का भी था। अक्षय कुमार का नंबर जब लगाया गया तो उसमें से एक समानता थी कि एक खास बात यह थी और यही खास बात कहीं न कहीं पुलिस को बिल्कुल एक अलग दिशा की ओर ले जाती है। दरअसल क्या होता है कि सीडीआर से तो कोई खास बात निकल कर सामने नहीं आई थी, लेकिन जो लोकेशन थी वह चौंकाने वाली थी। चारों मोबाइल एक साथ घर से चलते हैं, लेकिन अचानक 3 मोबाइल एक साथ बंद हो जाते हैं और सिर्फ एक मोबाइल जो है वो चालू हालत में रहता है। जो मोबाइल चालू हालत में था वह अक्षय कुमार का था। अक्षय कुमार को फ़ोन आता है, फिर उसे जो है फिर से थाने में बुलाया जाता है। थाने में बुलाने के बाद उससे पूछा जाता है कि इन चारों की जो लोकेशन थी वह एक साथ चल रही थी। तुम्हारे पिताजी, माँ, बहन कब गायब हुए थे? ज़रा डिटेल से हमें बताओ।
जब उनसे पूछा जाता है तो उसने कहा कि साहब वे 27 जनवरी 2026 को घर से दवाई लेने के लिए निकले थे। उसके बाद वे घर लौटकर वापस नहीं आई। पुलिस वाले कहते हैं जब वे घर से निकले थे तो चारों की मोबाइल एक साथ कैसे हो सकती है? जरा इस बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जब पुलिस वालों ने उस उनसे बार-बार सवाल करने शुरू किए, तो वह लड़का जो होता है वह अपने ही सवालों में जो है उलझता चला जाता है और जब वह उलझने लगता है, तब पुलिस वालों ने उन उससे सख्ती से पूछताछ जो है वो शुरू कर दी। वह जो लड़का है जिसका नाम अक्षय कुमार है, वह कर्नाटक प्रदेश के विजयनगर जिले का रहने वाला है। विजयनगर का एक कस्बा है कोयटूर। वह कोयटूर कस्बे के अंदर रहता है और वहां से 300 मीटर दूर तिलक नगर आया था एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए। पुलिस को यहीं से कुछ न कुछ शक होने लगता है। उस लड़के से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वह पूरी कहानी बताना शुरू कर देता है। वह कहता है कि साहब करीब 4 महीने पुरानी बात है। उसने अपनी बहन का मोबाइल अपने हाथ में लिया था और जैसे ही वह मोबाइल चेक करता है तो उसने देखा कि उसकी बहन किसी लड़के से जो कि दूसरे समुदाय का लड़का है, उससे बातचीत करती है। अपनी बहन को डाँटा, फटकारा और साथ ही उस लड़के से भी संपर्क किया। उस लड़के ने कहा कि साहब मैं बिल्कुल अब तुम्हारी बहन से की तरफ देखूंगा भी नहीं, उनसे कोई बातचीत नहीं करूंगा। बहन ने भी यही कहा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, कोई बात नहीं और मैं कभी इस लड़के से मुलाकात नहीं करूंगी। इस हिसाब को देखते हुए 26 जनवरी की यह बात है जब अक्षय ने अपनी बहन से बातचीत करने की कोशिश की तो उसे पता चलता है कि उसकी जो बहन है वो लगभग 3 महीने की प्रेग्नेंट है। यह बात सुनते ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह तुरंत जाकर जो है अपनी माँ को ये बात बताता है कि देखो तुम्हारी बेटी क्या गुल खिला रही है, वह प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसका गर्भपात करा दो। अगर वक्त रहते ये नहीं कराया गया तो ये बात लोगों के सामने आएगी और हमारा जो है वो ज़्यादा मुँह काला हो जाएगा। माँ ने सुना और सुनने के बाद उस बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। यही बात जाकर जब उसने अपने पिताजी से कही तो पिताजी ने भी अपनी बेटी को ही सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जबकि उसने इतनी बड़ी गलती की थी। वह प्रेग्नेंट थी और उसकी उम्र महज जो है वो 17 साल थी। यह बात सुनने के बाद अक्षय को बहुत गुस्सा आता है। इसी में उसने उन तीनों की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उनकी लाशों को झील के किनारे फेंक दिया। पुलिस तत्काल ही उस लड़के को उसी झील के पास लेकर जाती है जहां उसने लाशें फेंकने की बात कही थी, लेकिन वहां जाने पर पुलिस को वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। जब पुलिस को कुछ नहीं मिलता तो समझ आ गया था कि उसने पुलिस को इधर-उधर घुमाने के लिए यह एक ऐसी ही कहानी सुनाई थी। आखिरकार पुलिस ने जब उस लड़के से फिर से सख्ती से पूछताछ शुरू की, जो जो सच है वो बताओ, तब उसने फिर से वही बात बताना शुरू किया। उसने कहा कि 24 जनवरी की बात है जब उसे पता चला कि उसकी बहन 3 महीने की प्रेग्नेंट है। उसने अपनी माँ को समझाया, उसने अपने पिता को भी समझाया, लेकिन जब मैंने माँ से कहा तो माँ ने उल्टा मुझ पे ही बरसने लगी। वे मुझे गालियाँ देने लगी और मुझे मारने लगी। माँ को समझना चाहिए था, उसकी बेटी एक दूसरे समुदाय के लड़के के साथ अफेयर में चल रही है। मैंने उसे ही डांटना शुरू किया तो अक्षय को इतना गुस्सा आया कि उसने चाकू से अपनी माँ पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। वह तब तक वार करता रहा जब तक कि उसकी माँ की मौत नहीं हो गई। वह अपनी माँ की लाश को लेकर फिर अंदर ही छिपा देता है। इसके बाद वह नहाता है और जो खून से कपड़े खराब हो गए थे उनको बदलता है और जो उन कपड़ों को नष्ट कर देता है ताकि कोई सबूत न मिले। शाम के वक्त जब इसकी बहन कहीं बाहर घर से लौटती है तो वह उस पर भी हमला करने की योजना बनाता है। वह अपनी बहन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ, एक ऐसा तोहफा जिसे तुम्हें देखकर यकीन नहीं होगा। और जैसे ही तोहफा देने की बात आती है, बहन भी आँख बंद कर कर उस पर भरोसा कर लेती है। वो तब उसको आँख बंद कर कर अपनी माँ की लाश की ओर लेके जाता है। जैसे ही बेटी अपनी माँ की लाश को देखती है, इससे पहले कि उसकी चीख निकलती, अक्षय भी उसका वही असर करता है जो उसने कुछ देर पहले अपनी माँ का किया था। रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उसके पिताजी जो है वो टीवी देख रहे थे। वह अपने पिताजी की भी ठीक वैसी ही हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसका एक ही पैटर्न था, वह कपड़े बदलता है और सबूतों को मिटाने के लिए अपने पुराने कपड़ों को जला देता है। वह तीनों लाशों को एक जगह रख देता है। रात कब बीत जाती है उसको यह पता ही नहीं चलता। 27 जनवरी का दिन आता है।
उसके बाद वह बाजार जाता है और बाजार से एक कटर मशीन को लेकर आता है। कटर मशीन लाने के बाद जो है घर के अंदर एक कमरा होता है और कमरे से में से पहले टाइल बिछी हुई थी, वह टाइल्स को काटता है और काटने के बाद फिर से वहां पर जो एक खड्डा खोद देता है और खड्डा खोदने के बाद फिर उन तीनों लाशों को एक के ऊपर एक रख कर उस पर वापस से मिट्टी डाल देता है और वो फर्श को कंक्रीट में दबा देता है ताकि किसी को कानो कान खबर ही न हो सके कि इस कमरे में कुछ हुआ भी था या नहीं। पुलिस को लग रहा है कि यह भी कोई ना कोई कहानी सुना रहा है। इसके बाद पुलिस यहाँ से 300 मीटर दूर विजयनगर के कोयटूर थाने के अंतर्गत एक एलबी कॉलोनी है, पुलिस वहां पहुंचती है। उस घर में पहुंचती है और जब वह घर में जाती है तो वहां एक कुत्ता बंधा हुआ था जो पहले से ही रो रहा था। आखिरकार एक प्रक्रिया शुरू होती है जब कोई शव दफन होता है या फिर कोई लाश निकालनी होती है तो मजिस्ट्रेट का जो है होना अनिवार्य होता है। मजिस्ट्रेट भी वहां मौजूद थे, पुलिस के अधिकारी भी थे और मजदूरों को जो है वो साथ लेकर आए थे। जब खड्डा खोदा जा रहा था तो 4-5 घंटे का टाइम लग जाता है और यह तारीख होती है 31 जनवरी 2026 की। इस प्रक्रिया के दौरान पूरा टाइम में वह कुत्ता रोता ही रहता है और अपने मालिक को याद करके तभी लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अगर बेटे ने यह मर्डर न किया होता, किसी और ने मर्डर किया होता तो जो ये कुत्ता है जरूर इस बात का विरोध करता, और जो विरोध करता तो जाहिर सी बात है कि सब लोगों को इस बात का पता चल भी जाता। लेकिन जब घर का ही भेदी था तो इसलिए इस बात का किसी को पता नहीं चल पाया। यार लाश निकाली जाती है, जब लाश निकाली जाती है उन्हें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जब लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो फिर से एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। जो वह बता रहा था कि उसकी बहन जो है 3 महीने की गर्भवती है, वह लड़की 3 महीने की गर्भवती थी ही नहीं। उसके साथ कोई सेक्सुअल जैसा असोल्ट हुआ ही नहीं था, किसी ने उसके साथ कभी शायद ऐसी कोई हरकत की ही नहीं। अब पुलिस वाले जो है फिर से सख्ते में आ जाते हैं। उसके बाद फिर से अक्षय कुमार से पूछताछ की जाती है, तुम जो बोल रहे थे कि तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट है वो बात तो झूठ निकली, तुम्हारी बहन तो प्रेग्नेंट थी नहीं। तब वह कहता है कि साहब मेरी बहन प्रेग्नेंट नहीं थी। फिर वह तीसरी बार एक और कहानी सुनाना शुरू करता है। तीसरी बार में वह जो कहानी बताता है उसके मुताबिक उसके पिताजी और उसका परिवार मूल रूप से चित्रदुर्ग के गांव के निवासी थे। वहां वे एक टायर का काम करते थे। फिर वे कमाने के लिए बल्लारी पहुंच जाते और इसी बीच उनका अपना एक मकान भी हो जाता है जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास होती है। वह मकान उसके पिताजी जो होते हैं वह बेच देते हैं। मकान बेचने के बाद 50 लाख अपनी बेटी की शिक्षा के लिए व्यवस्था कर देते हैं। उसके लिए एक एफडी कराते हैं ताकि बेटी जो है वो अच्छे से पढ़ लिख सके। और वैसे भी बेटी पढ़ने में होशियार थी। जब बेटी को पता चलता है कि पिताजी ने 50 लाख रुपए बेटी के नाम एफडी कर दिए हैं तो उसने कहा कि अब मेरा हिस्सा भी मुझे दे दो। पिताजी ने कहा कि तुम बहुत निकम्मे और नाकारा हो, तुम बहुत शराब पीते हो और बहुत नशे में रहते हो, इसलिए तुम्हें तुम्हें इस प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी जाएगी। पिताजी की यह बात सुनकर अक्षय के सिर पर जो है खून सवार हो गया। उसे लगा कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है और बस इसी गुस्से और दौलत के लालच में आकर वह हैवान बन बैठा, जो है वो तीनों की बारी बारी से हत्या कर देता है। करने का जो खौफनाक तरीका था वह ठीक वैसा ही था जैसा उसने पहले कबूल किया था। लाशों को बाहर निकालने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया ताकि वैज्ञानिक सबूत जुटाए जा सके। लेकिन इस पूरे मामले में एक नया मोड़ तब आया जब अक्षय के चाचा बसंत कुमार की ये भूमिका भी संदिग्ध पाई जाती है। पुलिस को शक है कि जब इस जघन्य हत्याकांड को सबूत मिटाने में अक्षय के चाचा ने भी इसका साथ दिया था। इसी आधार पर पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है और अब दोनों से आमने सामने बिठाकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मकसद इस मामले में पुलिस का मकसद इस मामले में हर एक पहलू से बारीकी से जांच पड़ताल करना है ताकि जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल की जा सके और इस लड़के को अपने ही माता पिता और बहन की हत्या के जुर्म में कोर्ट से जो है कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। आज अक्षय सलाखों के पीछे है और पुलिस उसके चाचा बसंत कुमार जी से राज गुलवाने में जुटी है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल उस वफादार कुत्ते पर आकर टिक जाता है जिसने शायद कत्ल होते हुए देखा था, पर बेजुबान होने के कारण वह कुछ कह नहीं पाया। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ 50 लाख की एफडी के लिए अपनी ही माँ बाप और छोटी बहन का गला घोट देना जायज था?
और ऐसे कातिल बेटे को कानून में क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।